महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से संबंधित बीए भाग तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित यह एपिसोड है। सभी छात्रों का एक बार इसमें पुनः स्वागत। इसके पूर्व के उद्बोधन में मैं आपको उपन्यास के जो विभिन्न तत्व होते हैं उनके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आज का हमारा ये जो उद्बोधन है, ये जो हमारा वीडियो है, ये उपन्यास के तत्वों से संबंधित है। देखिए, इसके पहले के जो दोनों एपिसोड थे उसमें उपन्यास के दो तत्वों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। पहला कथानक, जिसमें कथानक क्या होता है, कथानक की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या प्रवृत्तियां होती हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। और कोई भी जो रचना होती है एक अच्छे कथानक के कारण किस प्रकार से कितनी ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, कितने ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती है, वो हम देख चुके थे। उसमें विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण हैं वो भी हमने देख लिए थे। किस तरीके से हम देखते हैं कि देवकीनंदन खत्री के जो चंद्रकांता उपन्यास है कितना लोकप्रिय हुआ था। क्योंकि उसका कथानक बहुत ज़्यादा रोचक था। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेमचंद के जो उपन्यास है वो काफ़ी लोकप्रिय हुए क्योंकि वो कथानक की रोचकता के साथ साथ उनमें जीवन की जो समसामयिक समस्याएं वो भी हमें पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। तो कथानक और कथानक के बाद मैंने आपको पात्र और चरित्र निर्धारण, ये उपन्यास का जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे कि पात्र और चरित्र का निर्धारण किस प्रकार से होता है, क्या होता है, पात्र क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम उसमें देख चुके थे। अब देखिए, आज का इन दोनों तत्वों के अलावा उपन्यास का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है कथानक या संवाद, जिसे हम कहते हैं कथोपकथन। कथानक होता है, कथानक के बाद में पात्र होते हैं और पात्र के बाद में होता है कथोपकथन या संवाद, जिनको हम बोलते हैं। यानी देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी रचनाकार जब अपनी रचना रचता है तो उसके मन मस्तिष्क में कोई न कोई घटना होती है, कोई न कोई विषय होता है, कोई न कोई विचारधारा होती है। उस विषय, विचारधारा अथवा घटना को लेकर के वो कलात्मक दृष्टि से उस घटना को कथानक के रूप में तैयार करता है। उस कथानक को अभिव्यक्ति देने वाले कोई न कोई पात्र होते हैं, चाहे वे सजीव रूप में हों अथवा निर्जीव रूप में हों। किंतु वे पात्र जब तक आपस में किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं करेंगे, तब तक हम देखते हैं कि कथा किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ सकती। तो देखिए, कथोपकथन यानी कि संवाद अर्थात पात्रों की एक दूसरे से होने वाली जो वार्ता है, वो वार्ता उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है, किसी भी रचना का महत्वपूर्ण तत्व होती है, क्योंकि उसके अभाव में कथानक किसी भी स्थिति में गति प्राप्त नहीं कर सकता है। और जब तक कथानक गति प्राप्त नहीं करेगा, घटना आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक रचना का किसी भी प्रकार का कोई आगे बढ़ने का या उसकी सफलता का प्रश्न ही नहीं रह जाता। तो देखिए, कथानक के बाद में जो कथोपकथन है, यानी जिन्हें हम सामान्य भाषा में संवाद के नाम से जानते हैं, कथोपकथन अथवा संवाद किसी भी उपन्यास अथवा कहानी रचना के सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। अब कथोपकथन और संवाद ये क्या चीज है? सीधी सीधी भाषा में हम समझ सकते हैं कि पात्रों के द्वारा कथानक को आगे बढ़ाने के लिए, कथानक को गति देने के लिए आपस में जो वार्ता की जाती है, आपस में जो संवाद किया जाता है, आपस में एक दूसरे की बात को सुनकर के उसका प्रत्युत्तर दिया जाता है, या एक दूसरे से जो प्रश्नोत्तरी की जाती है, बातचीत की जाती है, वही बातचीत, वही वार्ता क्या कहलाती है? संवाद या कथोपकथन कहलाती है। कथ और उपकथन, एक वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को दूसरे पात्र के द्वारा सुना जाता है, दूसरे पात्र के द्वारा सुनकर के उसका प्रत्युत्तर दिया जाता है, उपकथन कहा जाता है। इसीलिए क्या हो गया? एक कथोपकथन हो गया। यानी कि आपस में पात्र जब वार्ता करते हैं तो वार्ता करने की जो प्रक्रिया होती है, उस वार्ता करने की प्रक्रिया को ही हम कथोपकथन अथवा संवाद के रूप में जान सकते हैं। बहुत सीधी सी बात है कि जब तक किसी भी रचना में कथोपकथन नहीं होगा, पात्रों में आपस में संवाद नहीं होंगे, तब तक किसी भी स्थिति में रचना आगे नहीं बढ़ेगी। तो देखिए, उपन्यास अथवा कहानी की जब अभिव्यक्ति होती है तो अभिव्यक्ति का मूल माध्यम पात्रों का ये जो वार्तालाप होता है, पात्रों का यही वार्तालाप होता है। और पात्रों की इस वार्तालाप के माध्यम से ही पूरी रचना आगे बढ़ती है, आगे विकसित होती है। उसकी सारी जो प्रक्रिया है वो परिपूर्णता की ओर आगे की तरफ बढ़ती है। तो कथोपकथन या संवाद उपन्यास या रचना का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है।
अब सवाल यह है कि कथोपकथन या संवादों की जो महत्ता है वो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से बिना इनके किसी भी स्थिति में रचना आगे नहीं बढ़ सकती है। कई बार हम देखते हैं कि गूंगे पात्र भी होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो जो गूंगे पात्र हैं वो गूंगे पात्र भी अपनी विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के अंग संचालन के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो निश्चित रूप में क्या होगा कि कथोपकथन एक प्रकार से चाहे प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष रूप में ही हो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम तो जरूर बनेगा ही बनेगा। प्राय परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न आता है कथोपकथन के संदर्भ में, देखिए आप संवादों की अपनी विशेषताएं कई बार पूछी जाती है। हम देखते हैं कि कोई भी जो रचना होती है कई बार अपने कथोपकथन के कारण, अपने संवादों के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावी बन जाती है। आप देखिए उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है, जैसे उदाहरण के लिए राग दरबारी, अपने व्यंग्यात्मक कथोपकथन, व्यंग्यात्मक संवादों के कारण बहुत ज़्यादा चर्चित बन पड़ा है। किस तरीके से, यानी कि कथोपकथन का जब हम अध्ययन करते हैं, जब रचना का हम अध्ययन करते हैं और उसमें कथोपकथन के ऊपर या संवादों के ऊपर हमारी दृष्टि होती है तो उसे हम विभिन्न प्रकार से समझ सकते हैं। उसका विश्लेषण अलग अलग आधारों पे कई तरीकों से किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उनके अंदर भाषा का तत्व। देखिए आप कि रचनाकार किस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग कर रहा है, उसमें किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, उसमें किस प्रकार की वाक्य रचना का वो प्रयोग कर रहा है, यह सारी चीजें उसके ऊपर निर्भर करती है। लेकिन ये सारी चीजें होती हैं इनका भाषा के संदर्भ में भी, क्योंकि उपन्यास या कहानी का एक अन्य जो महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसे हम भाषा शैली के रूप में भी जानते हैं, उसमें इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यहाँ केवल हम कथोपकथन यानी कि संवादों के बारे में विश्लेषण करेंगे कि हम संवादों का जो विश्लेषण है वो किस प्रकार से, किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए आप संवादों का जहाँ तक विश्लेषण होता है सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उनका आकार और उनके भाव भंगिमा। यानी कि हम देखते हैं कि कई रचनाएं ऐसी होती हैं जिनके जो संवाद होते हैं बहुत बड़े भी हो सकते हैं और बहुत लघु भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, मध्यम आकार के भी हो सकते हैं। अगर संवाद लंबे हैं और बड़े हैं तो कई बार पाठक के लिए समस्या हो जाती है, किंतु अगर बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो भी पाठक कई बार उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। तो देखिए संवादों का विश्लेषण करते समय जब हम उस रचना का अध्ययन करते हैं तो हमारे को यह मानना चाहिए कि भाई इस रचना के जो संवाद हैं वो किस प्रकार से हैं, आकार के दृष्टि से, भौतिकता के दृष्टि से, प्रयोग के दृष्टि से वो बड़े हैं अथवा छोटे हैं, लघु आकार के हैं या किसी प्रकार के हैं। तो ये जो चीज़ हमारे को होती है विश्लेषण के समय, हम ये बता सकते हैं कि फला रचना के जो कथोपकथन है, जो संवाद है, पात्रों की जो वार्तालाप है वो बड़े संवादों का प्रयोग है या बृहद संवादों का प्रयोग है या लघु संवादों का प्रयोग है। विश्लेषण की दृष्टि से दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है उनकी मुख्य संवेदना, यानी उन संवादों के माध्यम से रचनाकार अपनी क्या बात कहना चाहता है। उन संवादों के माध्यम से जो लेखक है अपनी घटना को, अपने कथानक को किस प्रकार से प्रकट करके, किस प्रकार के हमारे सामने अभिव्यक्त करना चाह रहा है। देखिए आप संवादों के कई रूप हो सकते हैं। संवाद शब्दों या वाक्यों के आधार पर निर्भर हो सकते हैं, भाषा के आधार पर निर्भर होते हैं। अब सवाल यह है कि रचनाकार की भाषा किस प्रकार की है। अगर उसकी भाषा गंभीर है तो निश्चित रूप में संवाद भी क्या होंगे, गंभीर होंगे। हम यह भी कह सकते हैं कि रचनाकार के जो कथोपकथन है, जो संवाद है वो गंभीर भी हो सकते हैं, हास्य प्रधान, मनोरंजन प्रधान भी हो सकते हैं। बड़े बड़े संवादों का प्रयोग भी किया जा सकता है, लघु आकार के संवादों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उदाहरण जैसे मैं आपको देना चाहूँगा जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं, आप देखिए उनके जो संवाद है कितने गंभीर हैं, कितने बड़े बड़े हैं। तो कई बार पाठक उनको पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा अपने आप को बोझिल महसूस करने लगता है, किंतु दूसरी जो रचनाएं होती हैं उनके अंदर हमारे को काफ़ी छोटे संवाद भी देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संवादों की जो रचना होती है वो किस तरीके से हम देखते हैं कि या तो संवाद क्या हो सकते हैं, आकार में बड़े भी होते हैं, आकार में छोटे भी हो सकते हैं। इसी तरीके से संवाद गंभीर भी हो सकते हैं, हास्य प्रधान भी हो सकते हैं, मनोरंजन प्रधान भी हो सकते हैं। कई बार संवाद अधिकांशतः हास्य के साथ में व्यंग्य प्रधान भी होते हैं। आप देखिए हरिशंकर परसाई का आपने नाम सुना होगा। हरिशंकर परसाई यद्यपि कोई कहानीकार वगैरह इतने के रूप में ज़्यादा चर्चित न होकर के मुख्यतः वे निबंधकार और विशेष रूप से व्यंग्यात्मक निबंधकार के रूप में वे चर्चित हैं, किंतु उनके जो संवाद है देखिए आप, उनकी निबंधों के अंदर भी इस प्रकार की शैली होती है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो पात्र आपस में बिल्कुल अपनी बात कर रहे हैं और बात करके अत्यंत सहज रूप में, व्यंग्यात्मक रूप में, मनोरंजनात्मक रूप में कितनी गंभीर बात में कह जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ जो होती है रचनाकार की शैली पर, रचनाकार का अपना जो दृष्टिकोण होता है वो दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करती है कि रचनाकार अपनी बात को किस प्रकार से किस रूप में कहना चाहता है। तो देखिए, जो रचना के जो कथोपकथन होते हैं, जो संवाद होते हैं, वो कुल मिलाकर के रचनाकार की अपनी जो दृष्टिकोण होता है, रचनाकार की जो भावना होती है, उसका अपना जो उद्देश्य होता है, उन सारी चीज़ों पर निर्भर करते हैं। और रचनाकार किस प्रकार की उसमें भाषा का प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार के वाक्य रचना का उसमें प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग कर रहा है। हम देखते हैं कि कई बार संवाद जो होते हैं वो बिल्कुल लोक शैली में, आंचलिक शैली में भी होते हैं। यानी कि आप देखिए, आप प्रेमचंद के जो संवाद होते हैं और फणीश्वरनाथ रेणु के जो संवाद होते हैं, यद्यपि बिल्कुल दोनों अपनी परिस्थितियों के अनुसार सहज होते हैं, किंतु दोनों में काफ़ी कुछ अंतर देखने को मिलता है। प्रेमचंद ने भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन काफ़ी कुछ किया है, फणीश्वरनाथ रेणु ने भी काफ़ी कुछ वर्णन किया है, किंतु हम एक को तो आंचलिक रचनाकार के रूप में मानते हैं और दूसरे को नहीं मानते। उसका कारण यह है कि रेणु जी के जो संवाद है वो संवाद बिल्कुल अंचल और संस्कृति की पूर्ण भाषा में होते हैं, किंतु प्रेमचंद ने उसको आधार बनाया है और भाषा अपनी रखी है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो रचनाकार अपने संवादों की रचना करता है, तो उन रचना के जो संवाद होते हैं, जो कथानक होते हैं, वो सारे के सारे रचनाकार के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। तो कथोपकथन, उपन्यास अथवा कहानी अथवा किसी भी रचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन होता है। बिना कथोपकथन के प्रयोग के रचना किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि यदि पात्र अगर आपस में वार्ता नहीं करेंगे, पात्र अगर आपस में संवाद नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप में वो गूंगे पात्र होंगे। और गूंगे पात्रों के माध्यम से रचना को आगे बढ़ाने में अगर असंभवता नहीं, तो निश्चित रूप में कठिनता तो बहुत ज़्यादा प्रतीत होगी। पाठक या कोई भी श्रोता उस रचना को उस रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगा जिस रूप में कि रचनाकार अपनी उस चीज़ को स्वीकार करवाना चाहता है। तो देखिए, आप उपन्यास के जो विभिन्न तत्व होते हैं, उन विभिन्न तत्वों के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार से कथानक, पात्र और कथानक और पात्र के बाद में जो कथोपकथन या संवाद होते हैं, वो किसी भी उपन्यास अथवा नाटक के सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, कहानी के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, और उन्हीं का हमारे को पूरी तरह अध्ययन करते रहना चाहिए। धन्यवाद।